नमस्कार, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज सबसे पहले बात होगी अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की और इनके बीच छिड़ी हुई इस जंग की। काबुल अटैक का बदला लेने के लिए तालिबानी सेना ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के पोस्ट को धुआं धुआं कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर पर जबरदस्त अटैक कर दिया है। अफगान सेना ने बॉर्डर से लगते हुए पाकिस्तानी सेना की 7 चौकियों पर हमला किया। अफगानिस्तान के इस हमले में कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा दिया है और कई सैन्य चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। अफगान तालिबान का ये एक्शन पाकिस्तान की हाल की एयर स्ट्राइक का जवाब है, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल के एक बाजार को निशाना बनाया था। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और ऐसा जवाब कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात मुनीर के फौजी हथियार डालकर वहां से फरार हो रहे हैं। पहले ये तस्वीरें आप देखें जो सीधे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से सामने आ रही है। इस बार अफगानिस्तान रुकने के लिए तैयार नहीं है। मुनीर की आर्मी पर लगातार वार किया जा रहा है। काबुल पर हमला करने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को छेड़ दिया है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी मसा चखाने पर आमादा है। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी ने पहले ही पाकिस्तान को ये चेतावनी दे दी थी। अब उसका नतीजा भी सामने दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसे गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। जो मुत्तकी जी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से ऐसा खेल करना ठीक नहीं है और अफगानिस्तान जैसे भारत से रिश्ते बेहतर चाहता है, वैसे पाकिस्तान से भी रिश्ते बेहतर चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है वो अफगानिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधे शब्दों में हम ये एक सेंस ले सकते हैं उनके इस बयान से। हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय जी हैं हमारे साथ, राहुल जी, समीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हुए विजय जी, बड़े साफ शब्दों में कहा गया है और जो ये तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि चेतावनी केवल मुंह ज़बानी नहीं है, चेतावनी पूरे असलह के साथ है, बारूद के साथ है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, जब वो विदेश मंत्री भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अफगान के, तो उन्होंने भारत की ज़मीन से ही ये पाकिस्तान को एक तरह से वार्न किया था और उसी दौरान जब पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया तो ये साफ हो गया था कि अफगान चुप नहीं बैठेगा। अफगानिस्तान तो वैसे भी चुप नहीं बैठता। और जो लोग ट्रंप को चेतावनी दे रहे हों सीधे सीधे से कि किस तरह से, और आपने देखा ही होगा कि जब तालिबान की सरकार बनी अफगानिस्तान में तो अमेरिकन कैसे भागे थे, तो जाहिर है कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान ये समझता हो कि अफगानी चुप रहेंगे तो वो नहीं लगता। बस ये है कि पाकिस्तान ये अब कहने वाला होगा कि भारत जो है उनको सपोर्ट कर रहा है इस तरह के हमले के लिए। लेकिन ये ज़मीन तो पाकिस्तान ने खुद ने तैयार की। काबुल में जिस तरह से हमला किया गया उसके बाद कोई संभावना नहीं लग रही थी कि अफगानिस्तान चुपचाप बैठेगा। और बड़ा झक हुआ, आप सोच लिया, आप दिखा रहे हैं 58 सैनिकों पोस्ट पर जो है ना, आर्म पोस्ट पर हमला किया है, तो वो तो एक बड़ा मसला हो गया ना। सेना का कब्जा केवल ऐसे मिसाइल चला दी हो और दिखाने के लिए कि अच्छा आप पटाखा चलाओ हम चलाएं, वो वाला नहीं है। ये बड़ा हुआ है और अब इसको निपटाना थोड़ा सा ज़्यादा टफ काम होगा। मुझे लगता है ट्रम्प साहब के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए एक और मामला हो गया जिसके सीज फायर के लिए वो दावा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो समय तो अब निकल गया। ट्रम्प जी के अगले लिए साल के लिए ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन ये हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से पाकिस्तान
अफगानिस्तान से ऐसा तो नहीं है कि वो संबंध अच्छे नहीं चाहता था, कोशिश तो वो भी कर रहा था। जब तालिबान धीरे धीरे वहां के पॉलिटिक्स में कमान संभाल रहा था, वहां की सरकार में आ रहा था, उस वक्त पाकिस्तान भी चाहता था कि ये रिश्ते मजबूत हों। लेकिन पाकिस्तान खुद अपनी कब्र अगर खोदने के लिए तैयार है तो फिर अफगानिस्तान भी क्या करे? नहीं मीनाक्षी, इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखना चाहिए। पाकिस्तान रिश्ते नहीं अच्छे रखना चाहता था। पाकिस्तान को ये लगता था कि एक ऐसा शासन आने वाला है तालिबानियों का जो भारत के लिए खतरनाक होंगे। मतलब इसको बहुत साफ साफ समझिए कि भारत की चिंता बढ़ती देखकर उनको प्रसन्नता थी, इसीलिए आईएसआई का चीफ अपना कोट सूट पहन के वहां पहुंच गया था। अब सवाल ये कि क्या तालिबान उनके कंट्रोल में रहने वाले थे, ये उनको पहले सोचना चाहिए था, तालिबानियों के इतिहास से सोचना चाहिए था। और अफगान तो वैसे भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, तालिबानी तो छोड़ दीजिए, तालिबानी सुधर जाएं, अच्छे हो जाएं, ये ईश्वर से हम लोग मनाएंगे, लेकिन अफगानी वैसे भी किसी कंट्रोल में नहीं रहते। जब यूएस नहीं कंट्रोल कर सका तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? नहीं, निश्चित तौर पर। और कोई भी जो स्वाभिमानी समाज होगा वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता, वही झुक झुक कर शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर बन सकता है, जिसको लगे कि हम कंगले हैं, भिखमंगे हैं, हमारा कोई सौ नहीं है, हम किसी तरह से जीवन चलाएं। लेकिन अब इसको जरा कल के घटनाक्रम से जोड़िए। कल अफगान विदेश मंत्री की वार्ता पर हम लोग बात कर रहे थे, इसी कहानी कुर्सी की में चर्चा कर रहे थे, और कल भी मैंने ये कहा था कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकार थी या नहीं थी, ये बहुत बड़ा विषय हमारे लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर्चा का विषय एकेडमिक्स में, और हम तो कोई महिलाओं के लिए विरोधी है नहीं, हम तो जिस तरह से सर्वोच्च उनको रखते हैं वो, लेकिन अफगानी विदेश मंत्री हमारी तरह से व्यवहार करे ये हमें नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि हमें लार्जर इंटरेस्ट देखना। हमारा भी लार्जर इंटरेस्ट क्या है? हमें रेयर अर्थ चाहिए। जी सर, लार्जर इंटरेस्ट में रेयर अर्थ पर पहुंच गई थी। नहीं, वो मुश्किल ये थोड़ी हो जाती है ना कि जब आप जो बात कर रहे हैं उसको छोड़ के एकदम तो, और वो लार्जर इंटरेस्ट रेयर अर्थ नहीं है, वो लार्जर इंटरेस्ट है पाकिस्तान अगर एंगेजमेंट में अफगानिस्तान के साथ रहेगा तो हमारे साथ किसी भी तरह की हिमाकत नहीं कर सकता, नंबर एक। दूसरा, जब अफगानिस्तान युद्ध में है तो भले, अब मैं वो खबरें देख रहा था तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई वो वाला करार कहां गया जिसमें भारत में कई विद्वान लोग बता रहे थे अरे मोदी सरकार की क्या डिप्लोमेसी रह गई, क्या कूटनीति रह गई, सऊदी के साथ पाकिस्तान ने समझौता कर लिया है। अब जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा सऊदी तुरंत अपनी ब्रिगेड लेके आए। मुझे तो सऊदी वाले कहीं दिख नहीं रहे, मुझे तो कहीं सऊदी अरब वाले नहीं दिखे। तो कल भी मैंने कहा था कि ये जो भारत ने किया है ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। अफगानिस्तान से इसको अगर हम कहें डिप्लोमेसी का बहुत टॉप ऑर्डर डिप्लोमेसी भारत इस वक्त कर रहा है, और उसका परिणाम था जो जयशंकर के साथ वहां के विदेश मंत्री दिखे, हमारे जो समझौते हो रहे हैं। और उसमें निश्चित तौर पर जो आपने जोड़ा कि रेयर अर्थ मिनरल, अब पाकिस्तान में तो क्या है ये तो सब जानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तो सचमुच बहुत कुछ है। पाकिस्तान लेकर गए थे, आप देखा नहीं मुनीर साहब, ट्रंप साहब के लिए पूरा वो सर, वो हमारे यहाँ जब वो मोगैम्बो खुशुआ टाइप पिक्चरें चला करती थी तो आपको ध्यान ही में है सर, वो लाल हीरा, नीला हीरा, हरा हीरा वो सब कांच के टुकड़े हीरे बन जाते, तो वैसा ही था वहां। लेकिन सचमुच ये पाकिस्तान के लिए बहुत जिसको कहें कि कठिन घड़ी है, बाहर से भी भीतर भी से भी, और अफगानिस्तान से लड़ाई उनके लिए बहुत भारी पड़ने जा रही है। टीटीपी को भी जोड़ लीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ना, वो पहले ही अंदर पूरा पाकिस्तान को परेशान किए हुए है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उससे वो अंदर परेशान थे। उसका जवाब वो शायद वहां पर दे रहे थे कि इससे थोड़ा दबाव बन जाएगा। हर जी बिल्कुल ठीक बात करें कि हमारे लार्जर इंटरेस्ट इसमें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एंगेज रहे, तो हमारे लिए तो थोड़ा सा सुकून की बात रहेगी। और ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक चेंज है। यदि इसको मैं वहाँ से जोड़ूँ 1998 से 9 से, जब कांधार हाईजैक हुआ है, 99 दिसंबर, IC-814 का, तो उस समय तो तालिबान ही वहाँ पर कब्जा किए हुए थे, और किस तरह से भारत ने उस डिप्लोमेसी को किया था। हालांकि आज वही लोग हैं जो डोवाल साहब हैं NSA, बिल्कुल वो उसको मामले को डील कर रहे थे, वहाँ पर मीडिएट कर रहे थे। तो आज तालिबान के साथ, और भारत ने ये भी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा समझिए कि अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया अफगानिस्तान को, उसके बाद भी हम एक संबंध को, नहीं, इस पर तो हम लोग कल भी कह चुके हैं कि बहुत मतलब ओवर द बोर्ड नहीं जाना। आपको संभल कर, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि तालिबान अचानक बदल गया सबको। अच्छा, एक लाइन में बोल दूं, बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो वर्ग जो
जब हम कह रहे थे कि भाई तालिबान मानवाधिकार, महिला अधिकार, तो वो वर्ग कह रहा था कि अरे ये तो बड़े इस तरह के लोग होते हैं। आज वो सवाल पूछ रहे हैं क्या भारत का विचार बदल गया, क्या तालिबान पे विचार क्या है? अब समझ में नहीं आता ये लोग देश के लिहाज से कभी कुछ क्यों नहीं सोच पाते हैं। इनके सोचने का तरीका हमेशा देश जैसे सोच रहा है उससे उलट सोच रहा है, ये थोड़ा सा खतरनाक। ठीक, मैं कुछ तस्वीरें और जरा दिखा देती हूँ, फिर राहुल जी, समीर जी आपके पास भी मैं प्रतिक्रिया के लिए आऊंगी। कुछ तस्वीरें और हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की ही ये तस्वीरें हैं, जहां अफगान सेना के हमले के बाद बॉर्डर से सटे हुए इलाकों से पाकिस्तान के सैनिक कैसे डर डर के भाग रहे हैं, जरा उसकी तस्वीर भी आप देख लें। सेना की पोस्ट छोड़कर मुनीर की फौज पीठ दिखाकर भाग रही है। फील्ड मार्शल की ये फील्ड फौज दिखाई दे रही है। राहुल जी, देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो अफगान हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उन पे आप कोई हमला करें वो वापस उसका जवाब ना दें। पहले भी, परसों भी हमारी एक डिबेट हो रही थी, उसमें भी मैंने कहा था कि इसका जवाब ज़रूर देंगे वो लोग। और दूसरा, ये इलाका जो है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ट्राइबल एरिया है, और ये जो इलाका जहाँ पे ये लड़ाई चल रही है ये है कुनार कुर्रम का इलाका। और कुर्रम एक रिवर है, वहाँ पर नदी है जिसके साथ का ये इलाका है, और वहाँ पर मोटार और आर्टिलरी से जो अफगान हैं, जो तालिबान है, वो फायरिंग कर रहा है। और उन्होंने बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की जो है वो उड़ा दी हैं, वहाँ पर काफ़ी कैजुअलिटी हुई है। और अफगानिस्तान की तरफ से साफ ये कहा गया है कि हम इस तरह की चीज़ें सहेंगे नहीं, हम इसका जो है पूरी तरह से प्रतिक्रिया देंगे। अब बात आती है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की। देखिए, अभी एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा कि एक कोई मोटरसाइकिल से, जैसे लोग जाते हैं शांति के लिए ट्रैवल करते हैं, तो एक भारतीय मोटरसाइकिल से वहाँ जा रहा था। वहाँ पर पोस्ट पे अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनकी फोर्सेस ने उसे रोका। जब उसने बताया कि मैं भारतीय हूँ तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और भारतीय दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, और उनको आराम से जाने दिया। तो जो अब इस वक्त माहौल है, जिस तरह से मदद की है भारत ने वहाँ, जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की है, जो ह्यूमैनिटेरियन मदद वहाँ पे भेजी गई है लगातार भारत की तरफ से, और जो काम किया गया है लोगों के लिए वहाँ पे, वो ज़मीन पर लोगों के मन में है। और अफ़गान जो हैं इस वक्त भारत के सबसे करीब हैं। हमें यहाँ दिल्ली में, जो नोएडा है, हम यहाँ हैं, दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अफ़गान शरणार्थी यहाँ पर हैं जो कि अलग अलग इलाकों में रहते हैं, और हमने कभी नहीं सुना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के बीच में या यहाँ पर जनता के बीच में हो। तो एक तरह से बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध इस वक्त अफगानिस्तान से हैं, और ये ज़रूरी भी है ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों को कंटेन किया जा सके। अफगानिस्तान का एक इलाका चीन से लगता है, एक पाकिस्तान से लगता है, तो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, दोनों, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हों ताकि दोनों कंट्रीज़ को कंटेन किया जाए। अच्छा, ये तस्वीरें, ये भी आधी रात की तस्वीरें सुमीर जी। ऑपरेशन सिंदूर भी जो हुआ था वो भी आधी रात की तस्वीरें थी, जब पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी थी। और पाकिस्तान की सेना, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो पाकिस्तानी फौजी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ होगा उसी तरह से पीठ दिखा के वो भी अपनी फॉरवर्ड पोस्ट छोड़कर भागे होंगे। आज जो अफगानिस्तान की सेना से डर कर भाग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में ये सैनिक वैसे ही भागे होंगे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ होगा। देखिए, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में तो जरूर उनको मौका मिल गया होगा भागने का। जी को इस पर भी अवार्ड मिलना चाहिए वैसे। बिल्कुल, भारत के साथ तो उनको इतना भी मौका नहीं मिला होगा कि वो भाग सके। और अभी मैं एक अखबार, न्यूज एजेंसी पढ़ रहा था फॉरेन की, उसमें आया कि पाकिस्तान के सैनिक बंदूक तक लोड नहीं कर पाए। जब लोड करने गए तो बंदूक लोड हुई नहीं। मतलब इतनी पुरानी बंदूकें उनके पास चौकियों में थी, इस तरह के हथियार है कि वो लोड नहीं हो रही थी, उसके कारतूस लोड नहीं हो रहे थे, तो फिर वो वहां से भागे बंदूकें छोड़ के। अगर ये हालत बॉर्डर पे अगर उनकी है पाकिस्तान सेना की, तो पाकिस्तान सेना की क्या हालत है ये दुनिया को पता होना चाहिए। और भारत ने बताया कि जो पाकिस्तान कहता है कि भाई हम परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और परमाणु के दम पर लगातार भारत को जो धमकियां देता रहता, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि भाई परमाणु संपन्न राष्ट्र को हम कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, भारतीय सेना ने बता दिया। और अब देखिए, अफगानिस्तान के साथ जो पंगा चल रहा है वो बेसिकली अब डूरंड लाइन पे चला गया है। अफगानिस्तान ने कह दिया है कि जो डूरंड लाइन है हम उसको नहीं मानते, हम नए सिरे से रेखा खींचेंगे हमारे बॉर्डर की, कि हम कहां तक हमारा अफगानिस्तान है। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल का समय, क्योंकि जिस तरीके से अफगान के लड़ाके गोरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट है, जिस तरीके से वो लड़ते हैं, और जो भौगोलिक क्षेत्र है कि हमला करके जाके छुप जाते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 5 से 6 हजार इस तरह के ट्रेंड गोरिल्ला उनके पास है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है वो तो वैसे भी इस मामले में बहुत सारी एक्सपर्ट है। चौकियां ऐसी हैं डूरंड लाइन पर ही, पाकिस्तान की चौकियां, जहां पर अफगानिस्तान के सैनिकों का कब्जा हो गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक बात भी महत्वपूर्ण जो अफगानिस्तान के लिए चिंता की बात है कि आज ही अमेरिका का बयान आया है कि भाई हमारे इसके ऊपर नजर है, और अगर हमें लगेगा कि पाकिस्तान की से मदद करना है
तो अफगान की आदतों से और हरकतों से हम वाकिफ है कि अफगानिस्तान ने किस तरीके से वहां की एक चुनी हुई सरकार को हटाया था, किस तरीके से हमारे सैनिकों को पे हमला किया था। तो हम देखेंगे, जब हमें लगेगा हम हस्तक्षेप करेंगे। तो अब देखता है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका से इसमें मदद मांगता है, क्या पाकिस्तान को अमेरिका की मदद इस मामले में करता है, क्या चीन कोई बड़े हथियार देता है और अफगानिस्तान पर हमले करने के लिए उकसाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी अब सोचा है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और पाकिस्तान चूंकि भारत से इतनी बुरी तरह पिटा है तो कहीं तो वो किसी को पीट के बताएगा। एक मेरा सवाल ये है, जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा था कि भाई पाकिस्तान ने जिस मुल्क के साथ ये पैक्ट भी किया कि हमारे ऊपर हमला अगर हुआ, यानी पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला हुआ तो वो आएंगे, सऊदी अरेबिया आएगा बचाने के लिए। तो जब ये पैक्ट हुआ था, ये कहा जा रहा था कि ये भारत के लिए चिंता की बात है, मुस्लिम वर्ल्ड्स कमिंग टुगेदर, मुस्लिम ब्रदरहुड कमिंग फॉर ईच अदर। तो यहाँ पर तो अफगानिस्तान है हर्षवर्धन जी, यहाँ अफगानिस्तान हमला कर रहा है, वहां पाकिस्तान है जो ये हमला खा रहा है, छेड़ा भी पाकिस्तान ने है। अब इसमें अमेरिका दखल अंदाजी करे या सऊदी अरब दखल अंदाजी करे, या छोड़ दिया है? सऊदी अरब तो दखल अंदाजी कैसे करेगा? उसके पास सेना ही नहीं होती, पाकिस्तान उसको सेना प्रोवाइड करता है। नहीं, ये हम लोगों ने उस वक्त भी बात की थी कि जिस देश का इतिहास ही है कि सिर्फ वो भाड़े पर सब कुछ कराता है, जिसके लोग अपने लोग लड़ने कहीं नहीं जाते हो, अच्छा जिसके पास बहुत पैसा होता है लड़ता वड़ता नहीं है, वो लड़ाता है। तो सऊदी अरब को लड़ने की जरूरत नहीं, जैसे अमेरिका को लड़ने की जरूरत नहीं, अमेरिका भी लड़ाता ही है, वो कहीं फंस जाता है तो भागता है। वो वियतनाम से लेकर और अफगानिस्तान तक अलग अलग जगह हमने देखा हुआ है, अमेरिकी भी भागते हैं, वो हमने देखा है 2021 में कैसे एम्बेसी से वो लटक के वो हेलीकॉप्टर से भागे थे। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति बहुत ऐसी नहीं, लेकिन हाँ ये सवाल जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि उस वक्त क्या कह रहे थे, आपने सभी मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन बना लिया, एकजुट कर दिया। ये जो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट आता है, और विशेषकर बार बार हम लोग ये बात कहते हैं कि आपको जो इंटरनल पॉलिटिक्स में जहां तक जाना है जाइए, जो करना है करिए, लेकिन जब आप एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में भारत सरकार की नीति से अलग, और भारत सरकार की नीति जब हम कहते हैं तो कोई वो पहले की सरकारों से अलग नीति हो, ऐसा नहीं था। गाजा के मामले में कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत नीति अपनाई, बहुत ही, जिसको कहें कि एक तरह से भारत सरकार की नीति को कई बार उन्होंने क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, जबकि भारत सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट थी, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को लेकर, हमास को लेकर स्पष्टता थी, यहां भी स्पष्टता है। लेकिन यहां तो और क्लैरिटी है, अभी तक हमारे लिए दोनों नॉन एंटिटी थे, नॉन एंटिटी इन द सेंस कि हमारा कोई दोस्त नहीं था, पाकिस्तान दुश्मन ही था, अफगानिस्तान से भी हमारे कोई रिश्ते नहीं थे। अब हमारे अफगानिस्तान से रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते हैं? कल एक शब्द शायद हम में से किसी ने कहा था कि जो फंक्शनल रिलेशन होते हैं वो फंक्शनल रिलेशन है, कि भाई ठीक है बातचीत हो रही है, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं, लेकिन चलो आज एक काम करते हैं तो दोनों साथ रहेंगे। अफगानिस्तान और इंडिया की फंक्शनल रिलेशन की बात है। अब एक के साथ फंक्शनल रिलेशन है, दूसरा दुश्मन है, मतलब इसमें तो कोई भ्रम नहीं है ना, दूसरा दुश्मन है। तो हम तो एकदम ही बड़े प्रसन्न है कि खूब जमकर पिट रहा है, और पिटने के साथ साथ जो ज्यादा समझ में आने वाली बात है, पाकिस्तानी सेना की जो असल रियल कैपेबिलिटी है वो दुनिया के सामने आ रही है। और मैं तो कहूंगा कि फिर से चाइना हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, जो भी मदद करना चाहे कर ले, एक बार वो भी अनुमान लग जाना चाहिए उनको भी कि उस फ्रंट पर कितने वो मजबूत है, क्योंकि यहां तो सब कुछ ध्वस्त उनका हो ही चुका है। एक कुछ और तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी आप देखें। एक तो ये पोस्ट छोड़कर भागते हुए पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दे रहे हैं, और ये जो टैंक भी हैं, अफगानिस्तान आर्मी का ये जो काफिला है वो दिखाई दे रहा है। अमेरिकन जो छोड़ के गए हैं, अमेरिका के लोग जो व्हीकल्स छोड़ के गए हैं, उस पर उन्होंने तालिबानी झंडे लगा के उससे जा रहे हैं। लेकिन ये कमाल है कि उस वक्त लगता था कि इसको तो ये सिर्फ खिलौने की तरह या शोपीस की तरह रहेगा, वो शानदार तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। वो सारे फंक्शनल थे, ऐसा नहीं है, सब जो है सारे फंक्शनल थे, और बहुत सारी जो स्मॉल आर्म्स वहां छोड़ के गए हैं उन सबको वो यूज कर रहे हैं। लेकिन सर ये तस्वीरें आप देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है भयानक आतिशबाजी हो रही है। जंग दुनिया के किसी भी कोने में हो, जंग अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी अफगानिस्तान को मिल जाए, या यूं कहें भारत को भी मिल जाए, तो ये तस्वीरें फिर होनी लाजिम भी हैं। विजय जी? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है, पाकिस्तान की कोई इन्फ्लुएंसर थी या पत्रकार थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने वीडियो में कहा था कि भाई आप लोग बड़े डरपोक लोग हैं, रात को हमको परेशान करते हैं, रात को हमला करते हैं। अब ये फिर इन्होंने भी रात को हमला कर दिया। चेहरा याद आ गया उनका। बिल्कुल ऐसा किया ना, पानी में पीने जा रहा था सर, वो पाकिस्तानी जब बोलते हैं बेचारे ने तो हंसी ही आती है उनको। नहीं तो मेरे को तो चिंता हो रही है कि आपने पहले भी उनकी नींद हराम की रात को, ऑपरेशन सिंदूर में, अब ये अफगानियों ने भी किए, दिन में करते यदि डरते नहीं थे तो।
लेकिन देखिए दो बातें, अफगानिस्तान के साथ पहले हमारा बात करें, पाकिस्तान का तो जो होगा वो होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर कल भी हमने यही चर्चा की थी कि फंक्शनल जो रिलेशन, हम किसी देश में कैसे सरकार चलेगी ये तय नहीं कर सकते ना, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कोई दखल देगा तो हम कहेंगे भाई ये इंटरनल मामलों में दखल क्या दे रहा है। तो अफगानिस्तान को तय करना है कि अफगानिस्तान में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हमारा काम है कि क्या हम उस देश को, उसकी सरकार को मान्यता देते हैं नहीं देते हैं, कैसे रिलेशंस रखेंगे। और उसमें नेशन इंटरेस्ट, हमेशा बार बार ये बात होती है, जितनी अभी मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी हो रही है उसमें केवल डिप्लोमेसी का बेसिक थंब रूल जो है वो है नेशन इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट आपका क्या है, उससे आपकी सारी चीज़ें तय होंगी, समझ गए। तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा तो सारा कुछ वहाँ पर बहुत सारा हमने भूमिका भी निभाई है अफगानिस्तान को डेवलप करने में। और पाकिस्तान के खिलाफ यदि कोई देश खड़ा हुआ है तो हमें वैसे भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए जी। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट इसमें है। वहाँ अफगानिस्तान में कैसी सरकार चल रही है नहीं चल रही है, लोकतांत्रिक है कि नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, ईमानदारी की बात है। और न हम कोई ऐसे देश है कि जो तय करेंगे दुनिया भर में, जो इनको तय करने का समझते हैं वो भी नहीं तय कर पा रहे, वो तो खुद ही छोड़कर भाग गए। तो इसलिए ये बार बार कहना कि अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर हमारी नीति, हमारे क्षेत्र उसमें ही नहीं है ना, ये हमारे अधिकार की बात है। क्या अपने घर की बात कर सकते हैं, कोई अपने घर में क्या क्या रिलेशन रखें, और या फिर चाहें कि सबके साथ। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर फिर इसमें जोड़ना चाह रही हूँ कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, या यूं कहें हमास के बीच में युद्ध हो रहा था, इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, भारत ने इजराइल का साथ दिया। लेकिन जब फिलिस्तीन के हक की बात हुई तो वहां भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया, वोटिंग जाकर किया। इवन कतर पर जब हमला हुआ तो इजराइल के खिलाफ भारत ने बोला। तो हम सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये कर सकते हैं। और डिप्लोमेसी का भारत का जो थंब रूल है वो है कंटिन्यूटी विद चेंज, कि जो हमारी बेसिक पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी और ज़रूरत के हिसाब से उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चेंज की जाएगी। तो इसलिए ये बार बार सवाल खड़ा करना कि हम तालिबान के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। और तालिबान को तो याद कीजिए सर, तालिबान मैडम आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैं उस घटना को याद करता हूँ आज भी। कांधार की वो पिक्चर्स है ना, मुझे आज भी याद है। उस समय उन्होंने भले सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनके बिना वो क्राइसिस नहीं सुलझ सकता था। दुनिया का कोई तालिबान के बिना कैसे ये दुनिया का कोई देश उस समय हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। इवन वो तालिबान के साथ भी कोई पंगा मोल लेना नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने वहां छोड़ दिया, दुबई ने वहां छोड़ दिया, अमेरिका उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री अमेरिका से बात करें तब भी कुछ नहीं हो रहा। और तालिबान को कितना भी वो कह लें, तालिबान की वजह से ही वो क्राइसिस तो बड़ी दिक्कत वाली स्थिति थी वो, क्योंकि हमारा कोई तालिबान से संबंध नहीं था उस वक्त। तालिबान से संबंध किससे बात करें ये समझ नहीं आ रही थी उस वक्त। और उस समय जो है किस तरह से हमने संबंध बनाया उससे भी हमें सीखना चाहिए। देखिए विदेश मतलब सारे विश्व में जो देश हैं, ऐसा नहीं होता कि कहीं डिक्टेटर है तो उसके साथ उस देश के साथ संबंध नहीं होते, या कहीं और है डेमोक्रेटिक नहीं है। सबके साथ संबंध रखे जाने चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता होता कब क्या है। हमने जो गल्फ में बहुत सारे लोगों को अपने वापस किया जब भी क्राइसिस हुए हैं, तो हमारे संबंध ही काम आए। और ऐसे वहां पर गल्फ की कंट्री से जो हमारे संबंध है उसके कारण हमने कई बार इवैक्यूएशन अपने लोगों का कर पाए हैं, बाकी जगह से कर पाए हैं। यूक्रेन से हम इवैक्यूएशन इसलिए कर पाए क्योंकि अलग अलग देशों के साथ हमारे संबंध है। तो ये संबंध जरूरी है। एंड सॉरी टू से, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली भी बात है ना सर, ये मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा कोई टर्म नहीं है। नेशन फर्स्ट होता है जी। दीपावली कब है? ये अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पर तो हो रही है। दीपावली में पटाखे न चलें, पर्यावरण न प्रदूषित हो, इसके लिए हम लोग बड़े चिंतित हैं। दुनिया भर में सालों से युद्ध चल रहे हैं, न ओजोन वाली परत की लेयर में छेद हो रहा है, न पर्यावरणविद लोग कुछ कर रहे हैं, न हमारे यहाँ जो कुछ लगते हैं वो, और वो जो क्या ग्रेटा थनबर्ग टाइप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा ये संदर्भ भी जोड़ना जरूरी है। ये मतलब दिवाली एक त्योहार है, उस पे पटाखे नहीं चला सकते। उसके अलावा जितने बम बारूद चल सकते हैं सर। मुझे ब्रेक के लिए एक लाइन केवल जोड़ दूं कि कल जब वो विदेश मंत्री वहां गए थे देवबंद, तो बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो उसमें एक लाइन जोड़ दूं कि जब ये कांधार वाली घटना हुई तो देवबंद की तरफ से ही मीडिएट किया गया था तालिबान के साथ बातचीत के लिए। और देवबंद के संबंध बहुत पुराने हैं। देवबंद के संबंध है, तो उसको भी काम में लिया गया था। और अब इस हिस्से में बात होने जा रही है बिहार की। बिहार में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। बैठकों का दौर अब पटना से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गया है। एनडीए से लेकर महागठबंधन की बड़ी बैठकें आज दिल्ली में हो रही हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। बिहार के बड़े बीजेपी नेताओं के अलावा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। कल भी जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और करीब 8 घंटे तक ये बैठक चली है।
अब यहां पर बैठकों का दौर जारी है और कैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है वो समझने की जरूरत है। एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है और इस एनडीए की बैठक में तमाम बड़े लीडर्स बैठकर ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा इस तरह से हो कि आपस में जातियों का कोई क्लैश ना हो, ऐसी सीटों का चुनाव हो, ऐसी कैंडिडेट्स का चुनाव हो, फिर चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर उतरे या फिर वहां पर जेडीयू का कैंडिडेट उतारा जाए, चिराग पासवान की पार्टी से कैंडिडेट उतारा जाए, तो उसके अंदर एक ऐसा तारतम्य और संतुलन होना चाहिए कि किसी जाति का वोट बैंक वहां से खिसक ना जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन प्रयास कर रहा है उससे जुड़ी हुई खबर भी आपको बताएंगे। इधर एनडीए कैंप से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। इस बैठक के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो ये आप देखें, बिहार बीजेपी के प्रभारी, एनडीए की बैठक और ये सब कुछ साइमल्टेनियस चल रहा है और 8-8 घंटे तक बैठक चल रही है, लेकिन सीटों पर अभी बात नहीं बन पाई है। हर्षवर्धन जी, यहां से चर्चा की शुरुआत करते हुए सीट चुनने का फॉर्मूला बस इतना समझ में आ पाया है जो हमारे सोर्सेस से हमें पता चल रहा है। हर्षवर्धन जी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स का चुनाव होगा जिससे कि अगर मान लीजिए जैसे जहानाबाद, भोजपुर के हम पिछले बार के चुनाव की बात करें, एक हारे तो फिर उस बेल्ट के सभी सीटें हार गए। इस बार वो परिस्थिति पैदा ना हो, वो तारतम्य बैठाया जा रहा है और इसलिए इतनी देरी हो रही है। देखिए, सिर्फ ये एक मसला नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ा मसला है। और जातीय समीकरण तो निश्चित तौर पर, चूंकि अलग अलग समूह अपनी तरह से दबाव बना रहे हैं, वो दबाव बनाते हैं तो उसका कहाँ असर दिखता है? सबसे पहला असर दिखता है जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, तो अपने लिहाज से समीकरण बताते हैं। 2002 से लगभग कहें तो मैं चुनावों को देख रहा हूं और उसमें क्या होता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अपनी दावेदारी तय कराने के लिए बताते हैं कि अच्छा देखिए, ये वाले समीकरण के लिहाज से यहां सीट होनी चाहिए, तो पहले वो अपनी जाति की सीट तय कराते हैं। उसमें क्या है कि जो बिहार की स्थिति है, एक एक सीट पर 3-3 पार्टियां गठजोड़ पर हैं। अगर 30% सीटों की बात करें तो एक सीट पर 3 पार्टियां, चाहे इधर चाहे उधर, तो यानी 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने अपने लिहाज से एक फीडबैक देते हैं। फिर उन 3 पार्टियों में भी 2 पार्टियों के बीच में बड़ा घमासान है। अगर हम इधर की बात करें, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, जेडीयू का वर्कर किसी सूरत में चिराग पासवान को 2020 के लिए माफ करने को तैयार नहीं। ये बड़ी समस्या जो है वो ये है। दूसरी, जो जेडीयू के चिराग पासवान के लोग हैं वो ये मानते हैं कि अभी भी चिराग अगर नेता नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें नीतीश का आड़े आ जाना वो बहुत भारी पड़ रहा है। तो महागठबंधन के लिए दूसरे तरह की मुश्किल है, एनडीए के लिए दूसरी तरह की मुश्किल है। मुझे लगता है कि अब ये एक तरीका निकाला जा रहा है जो अलग अलग समूहों के लिहाज से संतुलन बिठाते हुए प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और बची सीटों पर अंत में जब समीकरण तय होगा तो जो विवाद वाली 30% सीटें हैं उस पर जाकर सहमति बना ली जाएगी। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से ही लाइव जुड़े हुए हैं। भास्कर, फॉर्मूला अंततः क्या समझ में आ रहा है? कौन बड़े भाई की भूमिका में है, कौन छोटे भाई की भूमिका में है? चिराग पासवान कितनी सीट के लिए माने हैं? देखिए, फाइनली अभी बात उस हद तक नहीं पहुंची है कि आधिकारिक रूप से जानकारी ये दे दी जाए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 100+ सीट पे बीजेपी और जेडीयू दोनों चुनाव लड़ेगी और बाकी जो बची हुई सीट बची हैं उसमें चाहे चिराग पासवान हो या मांझी हो या कुशवाहा, उनमें बांटा जाएगा। जहां तक चिराग पासवान की बात है तो ये माना जा रहा है कि 25 या उससे ज्यादा सीट है उनको मिलने की उम्मीद है। बातचीत हो गई है, लगभग मान गए हैं तीनों, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ है, उसके लिए शायद कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। वहां दूसरी तरफ नॉमिनेशन शुरू हुए 3 दिन हो गए हैं और अभी तक बीजेपी का अपना कैंडिडेट भी फाइनल नहीं हुआ है। उसी को लेके मथापची चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और यहाँ पे ये माना जा रहा है जो बिहार से हर सीट पे 3-3 नाम आए हैं उसको फाइनल कर लिया जाएगा। लगभग हर सीट से 1 या 2 नाम रहेगा जिसको शाम को होने वाली सीईसी के बैठक में ये तय कर लिया जाएगा। तो ये आज तक का इंतजार है, कल ये मान लीजिए या आज देर रात तक सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। ठीक भास्कर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जो अभी एक फॉर्मूला हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जेडीयू 1 सीट अधिक बीजेपी के सीटों से 1 सीट अधिक पर चुनाव लड़ेगा। 101 सीट जेडीयू, बीजेपी 100 सीटों पर, एलजेपी 26 सीट,
जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीट पर और आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ये एक फॉर्मूला बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब 2020 की राहुल जी कमजोर जो सीटें रही है उसे भी A, B, C, D 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें C और D कैटेगरी की वो सीटें हैं जहां पर हार जो है वो 15 से 20% जी। तो ऐसे में वहां पर या तो कैंडिडेट बदले जा सकते हैं या कैंडिडेट एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चारों दल हैं वो एक टीम की तरह से वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। कोर एनालिसिस के साथ ही फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा कैंडिडेट्स का। जो आपके संवाददाता भी खबर दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरह का कुछ जो है सिनेरियो दिखाई दे रहा है। 100 आपने खुद बताया 101 सीटें जेडीयू है, 100 सीटें बीजेपी है, जो एलजेपी है चिराग पासवान वो 26 सीटें, लगभग 25 से 26 सीटें वो हैं। 3 ऐसी सीटें हैं, उसके बाद आरएलएम भी है जो 6 सीटों पे है, लेकिन 3 सीटें ऐसी है जिसको लेकर अभी भी जो है बातचीत चल रही है, उन 3 सीटों का क्या किया जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली सीटें जो हारे थे उन सीटों पर किस तरह से कैंडिडेट खड़े किए जाएं उसका एनालिसिस हो चुका है। अब मुझे याद है कि कुछ समय पहले तक जो बीजेपी है उसने लगभग 500 कैंडिडेट्स जो हैं उनका चयन किया था कि इनमें से हम लेंगे, और 125 सीटों का अध्ययन जो है बीजेपी कर चुकी थी, और उन्हीं में से उनको निकाल कर ये जो 100 सीटें उसमें अपने कैंडिडेट्स दिए हैं। अब ये मुझे लगता है कि आज की बैठक के बाद ये सारा तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन सी सीटों पे लड़ेगा। ये भी बात हो रही है कि कौन कौन सी सीटें मोस्टली चिन्हित कर ली गई हैं कि कौन कौन सी सीटों पे कौन कौन लड़ेंगे। एक तरफ अभी हमने आपको एनडीए की स्थिति बताई जहां पर सीटों का तालमेल लगभग तैयार दिखाई दे रहा है, वहीं महागठबंधन में अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, यहां तक कि राबड़ी देवी भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। लालू फैमिली कल नौकरी घोटाला कोर्ट में इस मामले में उनकी कोर्ट में पेशी है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सीटों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को जितनी सीटों की पेशकश की है उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। मुकेश सहनी भी नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा कि वो केवल कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली आए हैं। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो बात हम आपके सामने एक बार रख देते हैं। नीतीश हमारे साथ जरा जुड़े हुए हैं पटना से। नीतीश, बैठकें होनी चाहिए थी पटना में, सीटों का डिस्कशन होना चाहिए था पटना में, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी जो कि कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है वो तेजस्वी यादव से कह रहे हैं, आरजेडी से कह रहे हैं भैया हमें बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है। बड़ी पार्टी छोटी पार्टी से मांगती है लिफ्ट, यहाँ पर छोटी पार्टी बड़ी पार्टी से मांग रही है। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि बिहार में आरजेडी एक बड़ी पार्टी के तौर पर है, कांग्रेस का जो जनाधार है उस आधार पर देखें तो जाहिर है आरजेडी ही इसमें उस भूमिका में है, और सीटों को लेकर जो पेच है वो अभी तक सुलझा नहीं है। खासतौर से वीआईपी पार्टी की तरफ से लगातार जो है वो दबाव बना हुआ है। कांग्रेस और वाम दल वाले वीआईपी के इस रुख को लेकर काफ़ी नाराज हैं कि आखिर जिस पार्टी का कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, और उससे उस पार्टी की तरफ से इतनी मांगे क्यों की जा रही है। अब तेजस्वी यादव के लिए ज़रूर ये मुश्किलें हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि अब जो जितना कम समय बचा है, ऐसे किसी भी दल के लिए इस समय पाला बदलना, छोड़कर जाना या अकेले लड़ना अब ये बिल्कुल संभव नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में इतना ज़रूर है कि गठबंधन बना रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि होता है कि चुनाव के वक्त आखिरी समय में पूरी कोशिश की जाती है दबाव देकर अधिक से अधिक सीट हासिल करने की, तो वो कोशिश अभी चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव भी लगातार ये कर रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, वो पूरे मामले को सुलझा लेंगे। और दिल्ली में जब वो पहुंचे तो वहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी वो सिर्फ कोर्ट के बुलाने पर यहाँ पर आए हैं। तो माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में महागठबंधन की तरफ से भी सीटों का ऐलान हो जाएगा। ठीक नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जो अभी बात नीतीश कह रहे थे विजय जी, मैं उस पर एक थोड़ा आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि अब किसी के लिए भी किसी गठबंधन से बाहर निकल जाने का अब समय बाकी नहीं रहा। लेकिन ओवैसी हैं वो पशुपति पारस के संपर्क में है, वहां पर भी बातचीत चल रही है। मुकेश सहनी बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए और इतनी सीटों को वो कम से कम अपनी पार्टी को लड़ाना चाह रहे हैं। क्या पता कोई थर्ड फ्रंट भी क्या तैयार हो सकता है? पशुपति पारस, तैयारी तो चल ही रही है, मुकेश सहनी जी थर्ड फ्रंट की तैयारी तो चल ही रही है। मुकेश सहनी को भी देख लें, लेकिन ओवैसी साहब हैं, पशुपति नाथ पारस हैं और प्रशांत किशोर हैं जी।
और बीएसपी है, तो ये सब मिलकर भी क्या थर्ड फ्रंट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। एक चीज़ मैं इसमें बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों गठबंधन में प्रॉब्लम क्या हुई जी। बेसिक प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों गठबंधन की जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने छोटी पार्टियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो समझ रहे थे कि भाई हम हैं बड़े, हमारे भरोसे ही तो सरकार बननी है, हमारे भरोसे चुनाव जीतना जाना है, बाकी इन सब लोगों को देख लेंगे। चाहे वो जेडीयू बीजेपी में चिराग पासवान को देखा गया हो, जीतन राम मांझी को देखा गया हो, उपेंद्र कुशवाहा को, या महागठबंधन में तो कांग्रेस को भी उन्होंने उस तरह से डील किया है। तो उससे बड़ी दुविधा हुई है। जैसे चिराग पासवान को जो वो हनुमान कहते रहे, तो लगा कि वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो कहाँ जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन मतलब वो मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। और चिराग पासवान में झगड़ा हो रहा है जेडीयू और चिराग पासवान की सीटों में, क्योंकि जिन सीटों को चिराग पासवान चाहते हैं वो जेडीयू की सीटें हैं, जिन पर पिछली बार हराया था जेडीयू को उन्होंने। तो उससे एक बड़ा झगड़ा वहाँ पर हो रहा है, उसको कैसे निपटा जाए। महागठबंधन में कांग्रेस का झगड़ा ये है कि भाई हमें अच्छी सीट दीजिए, आप 2-4 सीटें कम कर दीजिए, लेकिन जैसे पिछली बार आपने ऐसी सीटें दे दी थी कमजोर थी, जिनको जीतना ही मुश्किल था जी। तो वो मत करिए। और हमारा जो आपने कहा कि भाई परसेंटेज जो था, नहीं तो इशू संख्या का है, जो कांग्रेस पार्टी को सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार है, या संख्या के साथ साथ पसंद की सीटों का? दोनों समस्या है इस वक्त महागठबंधन। और उधर भी वहां पर भी वही है समस्या, चिराग पासवान को लेकिन यहाँ पर कम से कम बातचीत हो रही है। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इस वक्त महागठबंधन में वो बातचीत भी इस वक्त बड़ी रुकी हुई सी दिखाई दे रही है। बातचीत के लिए नहीं, यहाँ पर क्या कि अलग अलग लीडर्स सब अपनी तरह से, देखो चिराग पासवान ने एक बात कही कि पहले वो धर्मेंद्र प्रधान से मिलने को तैयार नहीं हुए, नित्यानंद राय से मिलने को तैयार नहीं हुए, वो तो 2 बार दस्तक करके आ गए। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो जैसे पार्टी के अध्यक्ष से डील करते हैं, प्रधानमंत्री उन्होंने कहा मेरा अपमान सम्मान तो प्रधानमंत्री जी हैं जी। ऐसे ही कांग्रेस में महागठबंधन में कि वहाँ राहुल जी के अलावा कोई बातचीत वो नहीं हो सकती, प्रदेश अध्यक्ष से कोई बात नहीं होगी, वो एक बार ऐसी बैठने के लिए बातचीत होती है। तो उस मुद्दे पर थोड़ी सी दुविधा हो रही है दोनों लोगों। वैसे भी आज कहें कल कहें वो तो सुलझना तो है ही, कहाँ जाएंगे। जैसे विजय जी कह रहे हैं ना, विजय जी कह रहे हैं कि हुआ ये है कि आरजेडी ने कहा हम 138 सीटें लड़ेंगे, 107 सीटों में आप अपना तय कर लीजिए। तो ये सारी बातें, वैसे 5-6 सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में जो है 5 लगभग सीटें जो हारी हुई हैं, उनको लेकर भी पेच चल रही है। समीर जी, आपको क्या लग रहा है, कहाँ समस्या अटक आ रही है? विजय सर राहुल जी के लिए कठिन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी टेक इट फॉर ग्रांटेड का, तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी ने कभी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में टिकट दिया, चुनाव हार के तो राज्यसभा में पार्टी ने भेज दिया। जीतन राम मांझी अकेले सांसद है तो कैबिनेट मंत्री बनाया उनको, चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया, और लगातार उनके साथ अगर गठबंधन की चर्चा हो रही है, सीटों की चर्चा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जानती है लेकिन सर जेडीयू को कमजोर करने का काम भी तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी किया। नहीं किया, लेकिन आज समस्या ही तो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार थर्ड फ्रंट में लड़े थे ओबीसी के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चिराग पासवान तब विरोध में चुनाव लड़े थे 2020 का चुनाव, इस बार वो गठबंधन के अंदर है। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, क्योंकि वो सीटों पे अब मटिहारी पे चिराग पासवान अड़े हुए, क्योंकि 2020 में उन्होंने एक सीट जीती थी, हालांकि उनका जो विधायक था वो जनता दल यूनाइटेड में चला गया, तो वो कह रहे कि नहीं वो सीट मेरा कैंडिडेट जीता था तो वो मैं लूंगा। कई ऐसी सीट है जिस पर चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे कि भाई मेरा जहां प्रभाव का रहा है मैं वहां सीटें लूंगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या जनता दल यूनाइटेड अपनी वो सीटें छोड़ेंगी जहां उपेंद्र कुशवाहा, जहां जीतन राम मांझी और जहां चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं? तो सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा सीटें कौन से खाते में आएगी, इसकी भी एक बड़ी समस्या है। और दूसरी जगह अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के अंदर देखिए जो कुछ फाइनल करना है बेसिकली तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को फाइनल करना है, और उसके बाद उनका जो नए सहयोगी है जो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार कह रहे हैं मुकेश सहनी, उनको तय करना है कि क्या वो 18 और 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके अंदर पशुपति भारत का क्या होगा, क्या उनको कितनी सीटें दी जाएगी। तो गठबंधन में दोनों जगह भी समस्या। आज भारतीय जनता पार्टी एक खबर सर इसी मीटिंग से जुड़ी हुई है, अभी नड्डा जी का बैठक चली, शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और आज तो आपको टिकट फाइनल करना पड़ेगा। 17 तारीख को लास्ट डे नॉमिनेशन। बिल्कुल ठीक बात सर। एक मीटिंग और है, तेजस्वी और राहुल गांधी की आज मुलाकात होने वाली है, ऐसे खबर है। इससे पहले कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने में जुट गए हैं।
पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं और एक ट्वीट में पप्पू यादव ने यह कह दिया कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो दूसरे ही पोस्ट में उन्होंने मशहूर कवि दिनकर की पंक्ति शेयर कर दी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। किसके विवेक की तरफ समीर जी ये इशारा है? किसके ऊपर दबाव बना रहे हैं? तेजस्वी यादव पर ही दबाव बना रहे होंगे। आजकल ट्विटर पे ही आप पार्टियों का क्या रुख है आप समझ सकते हो, आपको नेताओं को देखने की जरूरत नहीं है। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया था कि भाई अभी कोई सीट फाइनल नहीं हुई है। उसके पहले जीतन राम मांझी ने कह दिया था 15 ग्राम की बात करके भाई 15 सीटें हमको दे दो। उसके बाद अभी पप्पू यादव का जिस तरह से ट्वीट आया, और कल बड़ा एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट किया गया है, जो जेपी गुप्ता है जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के, वो तेजस्वी यादव से मिलकर निकले तो उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पहली मुलाकात है, मजबूत साथ है, आज आदमी हम खास है, वक्त भी खास है, और क्या है मुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूं तू मेरे पास है। तो वो भी ये बता रहे हैं कि भाई हम भी पार्टी के अंदर। तो आज का ट्विटर पे सब शेरो शायरी करके अपने दिल की बात बता रहे हैं। कोई खुश है तो वो ट्वीट कर रहा है, कोई नाराज है तो वो ट्वीट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज तेजस्वी यादव तो बेसिकली कोई राहुल गांधी से मिलने नहीं आए, इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? इसलिए आए अब इस बहाने राहुल गांधी से मिलने, कुछ सीटों पर सहमति हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इस बार जो दम दिखाया है, मतलब कृष्णा अल्लावरू हो या राजेश राम हो या जो प्रभारी लोग देख रहे हैं कि भाई हमें इस बार सम्मानजनक सीटें चाहिए और ऐसी सीटें चाहिए कि जहां हम जीत सकते हैं। पिछली बार 50 सीटें ऐसे दे दी थी जहां असंभव था जीतना दोनों के लिए। 25 साल से ना आरजेडी जीती है ना कांग्रेस जीती है। नहीं, मैंने इसलिए सर इस हिस्से की चर्चा की शुरुआत ही यहीं से कही थी कि प्रॉब्लम दोनों गठबंधनों में हो सकती है, लेकिन फिर भी एक गठबंधन ऐसा लग रहा है कि तारतम्य बनाकर एक एक सीट पर चर्चा के बाद कैंडिडेट उतारना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ है कि वो तारतम्य दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं रात अंतिम हो गई, कहीं भारी हो गई, कहीं कोई पास से कोई दूर है, इस तरीके की चर्चा है। इधर ओवैसी ने महागठबंधन की सिरदर्दी बढ़ाई हुई है, लेकिन महागठबंधन को एक और झटका लग सकता है। पशुपति पारस महागठबंधन को छोड़कर ओवैसी के मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में पशुपति पारस को केवल 2 सीट मिल रही है, जिससे वो संतुष्ट नहीं है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष ने साफ कहा है कि बिहार में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है। और मैं इस गठबंधन का सिर ही मैं समझता हूं कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन के ताल्लुक से। ये किसकी समस्या बढ़ रही है? पशुपति पारस जो है, अब ये जो मैंने आपसे देखी वहीं से घूम फिर करके सवाल आप ही के पास आ गया है, तीसरा मोर्चा। तीसरा मोर्चा तो मैंने कहा कि ओवैसी साहब बनाई रहे और पशुपति जी का भी जिक्र मैंने किया था, लेकिन आपने लिखा उससे बहुत गंभीर संकट हो गया कि तेजस्वी जी को पशुपति पारस छोड़ जाएंगे तो महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ऐसा लगता है। ये आप बताएंगे सर? पशुपति पारस किसी स्थिति में नहीं है। अब वो कहीं रहकर अपनी जितनी व्यवस्था बना सकते हैं वो बना लें, ओवैसी साहब के साथ चले जाएं तो भी ठीक है। 2 सीट 5 सीट, यदि 2 सीट वहां दे रहे थे तेजस्वी जी और उसको नहीं मान रहे, तो यहाँ पर तो खाली है ना मैदान पूरा, तो यहाँ तो 10 सीटें भी लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जीतेंगे कितनी, क्या बयान किया उन्होंने कहा पासवान समाज का सम्मान समझौता नहीं होगा। पासवान समाज के वो पूरे ठेकेदार बन गए, वही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े हुई ट्रंप ने मोदी के लिए खास संदेश भेजा है और ये मैसेज खुद ट्रंप के दूत दिल्ली लेकर आए हैं। सर्जियो गौर कल बतौर अमेरिका राजदूत का चार्ज संभालेंगे और इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सर्जियो गौर ने मोदी को एक तस्वीर भी भेंट की, इसमें ट्रंप का संदेश लिखा हुआ था। इसमें ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर बताया। सर्जियो गौर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। ट्रंप मोदी को अपना पर्सनल फ्रेंड मानते हैं। तो जो बयान है वो भी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। मैसेज बहुत अच्छा है, शुरुआत बहुत अच्छी है, पर्सनल फ्रेंड मानते हैं, ये बात भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो उठापटक हुई है रिश्तों में, जो दूरियां आई हैं, जो इकोनॉमिक स्टेप्स लिए गए हैं हर्षवर्धन जी, उससे मैं इसको कैसे रिलेट करके देखूं? पर्सनल फ्रेंडशिप वेरी गुड, लेकिन वो इकोनॉमिक फ्रेंडशिप में दिखाई देनी चाहिए, वो नेशनल फ्रेंडशिप में भी दिखाई देनी चाहिए। नहीं, देखिए अब लगता है कि उस तरफ मामला कुछ जाएगा, क्योंकि
हम लोग पहले दिन से कह रहे थे, जिस दिन सर्जियो गोर की नियुक्ति हो गई तो हम सब की लगभग एक राय थी, हम सब एक मत थे कि इसको आप यूं मत देखिए कि सर्जियो गोर आएंगे तो वो कोई बार्गेनिंग करेंगे, कोई प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर आएंगे। जब इतना पावरफुल आदमी आता है तो उसको फिर दिल्ली आने की क्या जरूरत है, अगर उसको कुछ और उल्टा करना होता। जिस तरह के रिश्ते भारत और अमेरिका के हो गए थे, जो एक कम्युनिकेशन में पूरी तरह से ब्रेक हो गया था, उसको ठीक करना था, और वो रिपेयर करना बहुत कठिन काम होता है। वो सिर्फ वही कर सकता है जो अच्छा कोई निर्णय ले ले और ट्रंप को बाद में भी बताए, तो ट्रंप कहेंगे ठीक है भाई तुमने ले लिया तो अच्छा लिया। ट्रंप के सबसे विश्वस्त लोगों में है, मतलब जो 5-6 लोगों की उनकी टीम थी, आप कह सकते हैं कि एलन मस्क इनका, और जो एक जिसको गोली मार दी चार्ली कर्क, तो ऐसे लोगों के साथ। अब वो सर्जियो गोर जब भारत आए हैं तो थोड़ी परिस्थितियां भी बदल गई, और संयोग देखिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम 25+20 जो हमारा जो टैरिफ लगा हुआ है उसकी बात तो हम करते हैं, लेकिन अभी जो 100% टैरिफ लग गया है चाइना में, हम उस समय ही बात कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं उसमें, अच्छा नोबल वाला भी मामला हो गया, अब कोई उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो अब लगता है कि हम उस तरफ जाएंगे। और मेरा यह मानना है कि जो डेडलाइन पीयूष गोयल ने एक बार बोली थी नवंबर के अंत तक, वहां तक जाते जाते, और उसको हम अगर अपने लिहाज से कहें तो दीपावली के बाद, लेकिन अगर अमेरिका के लिहाज से कहें तो क्रिसमस से पहले ये होता हुआ दिखेगा। राहुल जी, हम ऐसा कह सकते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, ट्रंप की ना एक किताब है, द आर्ट ऑफ द डील। द आर्ट ऑफ द डील। इसमें आपको ट्रंप की जो नेगोशिएशन की तकनीक है वो समझ आती है, और उसमें वो कहते हैं कि आई एम वेरी हाई एंड देन जस्ट कीप पुशिंग एंड पुशिंग एंड पुशिंग टू गेट व्हाट आई एम आफ्टर। तो ये जो भारत का संदर्भ में आप टैरिफ का सारा देखते हैं या बाकी सब देखते हैं, ये उनकी नेगोशिएशन की टेक्निक है। वो इसी तरह से नेगोशिएट करते हैं, इसी तरह से प्रेशराइज करते हैं। देखिए, ये तो होना ही है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डील है, जो आपस में व्यापार संबंध हैं, ये तो आगे जाने ही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप ने 100% अभी टैरिफ चाइना पे नहीं लगाया होता। बिल्कुल। तो अभी ये जो 25% प्लस 25% है, ये जो है वो प्रेशर है, जो कि वो प्रेशर है। और ये जो तस्वीर है वो क्या है? देखिए, गौर जो है सर्जियो गौर, वो बहुत ही करीबी आदमी है, और वो चाहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि जो उनकी बातचीत है या जो उनकी मतलब वो कहना चाहते हैं वो डायरेक्टली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कन्वे हो, रादर देन वो उनकी आदत भी है कि वो फोन उठाते हैं, सीधा लीडर से बात कर लेते हैं, उनकी आदत है। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि डायरेक्ट डीलिंग हो, और इसमें उनके बहुत ही विश्वस्त हैं ये सर्जियो गौर। तो और वो उन्होंने भेजा है ताकि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो कभी खराब नहीं हो। अमेरिका के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए भी अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, जहाँ तक इंटरनेशनल जो है रिलेशंस का सवाल है, आप डिप्लोमेसी का सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। बयान आ गया है, जरा बयान एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। President Trump considers Prime Minister Modi a great and personal friend. In fact, just before I left for New Delhi, they had an incredible phone call, and that is something that will continue over the weeks and months ahead. Once again, it's an honor to serve as President Donald Trump's ambassador to India, and I look forward to this very important relationship and continuing to grow and deepen the relationship between our two nations. Thank you very much. विजय जी, आप इस तस्वीर में, इस बयान में और एक पॉजिटिव कदम आप देख रहे हैं? 100%। बल्कि जैसे हर्ष जी ने भी कहा, हम लोगों ने जब सर्जियो गोर का अनाउंसमेंट हुआ था तब भी इस बात पर जोर दिया था कि सर्जियो गोर का अपॉइंटमेंट भारत और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर करने का एक कदम हो सकता है। और सर्जियो जहाँ से राष्ट्रपति जी के विश्वस्त लोगों में से माने जाते हैं, तो वो एक सीधा कनेक्ट रहे प्रधानमंत्री के साथ। और अभी सर्जियो को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मैं जब आ रहा था दिल्ली तो प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है जी। और यदि आप देखें कि जब टैरिफ भी लग गया, पेनल्टी भी लग गई हमारे ऊपर, उसके बाद भी, और वो जो सीज फायर का जितना विवाद हुआ 25 बार 20 बार, लेकिन ट्रंप बार बार कहते रहे कि माय डियर फ्रेंड। कभी वो टेरिफिक प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, कभी माय डियर फ्रेंड बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो मतलब वो उस रिश्ते की अहमियत को समझते हैं जी। लेकिन एक उनका मिजाज है, जैसे अभी आर्ट ऑफ डील को भी आप थोड़ा सा उसमें शामिल कर लें। और ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रेड पर भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमारी है उनके साथ।
तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खत्म हो जाए। जो रशिया के साथ हमारा चल रहा है वो फिर तो पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और भारत के लिए भी अमेरिका एक बेहतर देश है। मुझे लगता है कि कम से कम फर्स्ट स्टेप में ये पेनल्टी वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड स्टेप में टैरिफ वाली बात हो, लेकिन अब बहुत दूर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना आशंका के तरह से देखना चाहिए। और ये रिश्ता थोड़ा सा बेहतर होगा। बर्फ जमे अमेरिका में, उससे पहले बर्फ पिघल जाए तो बेहतर है। तो आशंकाएं नहीं बल्कि अब उम्मीदों से देखना चाहिए, हमें संभावनाओं से देखना चाहिए। द आर्ट ऑफ डील का जिक्र हो रहा है जो 1988-89 में आई थी। तो जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने तो उनसे पूछा था जर्मन जर्नलिस्ट ने कि भाई जो आर्ट ऑफ डील में जिस तरीके से आपने लिखा है आपके एटीट्यूड का, इतने बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़े करने का, तो क्या उसका आपका एक से राष्ट्रपति बनने का और उसका प्रभाव दिखेगा? तो ट्रम्प ने कहा था कि भाई एक व्यवसायी के लिए वो किताब मैंने लिखी है, एक व्यवसाय जो करता था, अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूं। एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन के डिसीजन करने में और देश के साथ नेगोशिएट करने में बहुत अंतर होता है। तो उस किताब को आप एक मेरे व्यवसायिक दृष्टि से देखिए, उसको मेरे एक पॉलिटिशियन की दृष्टि से मत देखना। लेकिन ट्रम्प ने जिस तरीके से व्यवहार किया है तो वो व्यवसायी वाला ही है। तो व्यवसायी कह रहा है, उसमें उनका बहुत फर्क नजर नहीं आया। लेकिन जो ट्रम्प ने जो तस्वीर भेजी है प्रधानमंत्री मोदी को, संदेश को, उसमें उसके हस्ताक्षर भी और उसमें उन्होंने लिख के भेजा है, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं, उसमें लिख के उन्होंने तस्वीर में भेजा है। तो ये बता रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ किस तरीके से ताल्लुकात रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कितना सम्मान करते हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अभी फाइनल हो नहीं पाई है। लेकिन जिस तरीके से सर्जियो गोर आए हैं, जिस तरीके से ट्रम्प ने संदेश भेजा है और जिस तरीके से पिछले 2-3 बार से लगातार बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लास्ट स्टेज पर है। और जो हर्षवर्धन जी ने कहा था कि क्रिसमस के पहले, तो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से डील अगले महीने तक एक अच्छी, अगले और उसके अगले महीने में अक्टूबर-नवंबर में बेहतर डील आएगी। और जो डील आएगी वो भारत के फेवर में ही आएगी। इतना लंबा इंतजार अगर हमने किया है तो अंत में भारत के फेवर के हिसाब से होगी। झुकना ट्रम्प को ही पड़ेगा। आपने तो एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया है कि झुकना ट्रम्प को पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार और करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बड़ी प्रॉमिसिंग शुरुआत दिखाई दे रही है। अब ये कैसे आगे लीड करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। थोड़ा गाजा पीस प्लान पर भी अब हम बात कर लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच 2 साल से चल रही जंग पर गाजा पीस प्लान के तहत ब्रेक लग गया था, लेकिन इसमें बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर यह है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमास ने गाजा में प्रस्तावित शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों के कुछ हिस्सों को बेतुका भी कह दिया है। इसमें कहा गया था कि पीस डील के तहत हमास के सदस्य गाजा पट्टी छोड़ देंगे। मिस्र के शर्म अल शेख ने कल गाजा शांति शिखर सम्मेलन, यहां पर ये सम्मेलन होना था और इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई बड़े नेता भी शामिल होने थे। इसमें अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी करने जा रहे हैं। इजराइल इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा क्योंकि इसी दिन इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू होने की उम्मीद है। उधर हमास ने कहा है कि वो भी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। ये शांति समझौते पर विजय जी क्या एक ब्रेक है? ब्रेक नहीं है, मैं इस पर पहले से बात कर रहा हूँ कि पॉज है नहीं। जो शांति समझौते होते हैं, उनके जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, फिर उनके जो फाइन पॉइंट्स होते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है। और जिनको डील करना है, हम ऊपर से देखते हैं कि ट्रंप साहब ने ये घोषणा कर दी, नेतन्याहू ने ये कर दिया, वो सब ठीक है। लेकिन जब वो फाइन पॉइंट्स पर आते हैं तो उन पर बारीकी से बातचीत होती है। लेकिन जो अभी ट्रंप की व्यक्तिगत उनकी पर्सनालिटी की बात हो रही थी, उन्हें तो ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी। नहीं, अच्छी लगने से नहीं होता ना काम। उसको मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अब ये नहीं होगा। नहीं, अच्छा तो ये भी नहीं लगा कि नोबेल नहीं मिला। अब फिर आप याद दिला रहे, कल से वो ये जो कल से जो हो रहा है, देखिए मंडे से, सोमवार से जो है वो जितने भी हॉस्टेजेस थे उनके पास 251, उसमें से 47 जो बचे हुए हैं या जिनकी डेथ भी हो गई बीच में, अब तो वो रिटर्न किए जाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ से भी, जो इजराइल की तरफ से भी 250 प्रिजनर्स और उसके अलावा जो गाजन उन्होंने पकड़े हुए हैं 1400-1500, वो भी जो है रिटर्न किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हो नहीं रहा है, ये हो रहा है। और उधर 5 लाख जो गाजन है वो आ रहे हैं, वो गाजा में आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है इसमें। जी विजय जी, बात पूरी कर लेते हैं। राहुल वही बात करें। जी राहुल कंटिन्यू करें। ये सरेंडर पर ये हमास की जो शर्त है या ये युद्ध विराम में जो ये कुछ पेच फंसा हुआ है, या फिर इस तरीके से पीस प्लान ऐसे ही काम करता है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि पीस प्लान के काम करने का तरीका तो मोटा मोटा यही होता है। अब चूंकि दोनों बहुत एक्सट्रीम हैं, एकदम से जिसको कहें कि आप उनको समझ नहीं सकते कि अगले क्षण वो क्या करेंगे। मैं
नेतन्याहू और हमास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रंप और हमास की बात कर रहा हूं। क्योंकि नेतन्याहू तो फिर भी प्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये करेंगे, तो थोड़ा बहुत होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमास या फिर इजराइल या फिर अमेरिका भी इस स्थिति में कोई भी है कि इसको फिर से शुरू करा दे, क्योंकि अब आप इसको शुरू कराएंगे तो मुश्किल होगी। और ये जो कल शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बुलावा है, तो अगर बुलावा है गाजा पीस प्लान के लिए तो पहली बात तो बहुत बड़ी बात है। अब हालांकि मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन जब दुनिया भर के देश मिलकर एक साथ बैठकर ये सारी बात कर रहे हैं, तो अब वो वाला हिस्सा गया जिसमें आप एकदम से टूट कर अलग होते थे। अब क्या बात होगी कि भाई ठीक है, ये एक चीज ये थोड़ी कम ठीक, जैसे एक चीज पहले दिन भी थोड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन लगा कि दबा लिया है, कतर ने सब कुछ करा दिया है, सऊदी अरब ने, कि भाई हमास के सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? मतलब उसी जमीन के लिए वो लड़ रहे हैं और उस जमीन पर रह भी नहीं सकते, तो ये तो और ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि माचिस लगाने जैसी। यही जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, यही पेच है कि हमास अपने पूरे हथियार छोड़ेगा, उसके बाद उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा और वो वहां से चले जाएंगे। तो यही हमास जो है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, हमास जो होता है बहुत अशांति में होता है। जो हमेशा लड़ रहे होंगे वो कैसे शांत होकर समझौता करेंगे? मन में अशांति है, लेकिन ऊपर से शांति समझौता बताना पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर इजराइल उसके अंदर नहीं है, हमास के प्रतिनिधि उसके अंदर शांति सम्मेलन में नहीं है, ट्रंप साहब पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन दो लोगों के बीच में शांति समझौता हुआ है वो दोनों के प्रतिनिधि उसके अंदर नहीं है, तो ये बता रहा है कि दोनों के बीच में अभी भी कितना अंदर से अशांति और कितना एक दूसरे के खिलाफ जो ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है दोनों के बीच। तो ये कितना लंबा चलेगा कि इजराइल ने हालांकि सेना पहले चरण की वापसी कर ली है और कल हमास को जो कमिटमेंट किया था इजराइल के बंधकों को छोड़ना है, वो जिंदा भी छोड़ेंगे, जो मुर्दे उनकी डेड बॉडी उनको भी देना है। तो अब कल कितना होता है, ये आगे कितना कंटिन्यू होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसको ऐसे समझिए ना कि जैसे एनडीए की अभी मीटिंग चल रही है, महागठबंधन की चल रही है सीट समझौते की, तो वो उसको चलने में बहुत आप हमास और एनडीए में नहीं, दोनों में वही है कि खत्म नहीं हो रहा ना, कोई टूट नहीं रहा है, लेकिन उसको सुलझाने के लिए एक एक सीट पर 67,000 लोग मर गए। आप यहाँ पे यहाँ पर भी तो 7 करोड़ लोगों की बात है भविष्य की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसको आज जो बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये समझौता खत्म हो गया और अब कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ उसके फाइन पॉइंट्स को कैसे सुलझाया जा सकता है, और जो लोग क्या कि हम लोग यहाँ बैठे हुए जो लोग जिससे अफेक्टेड पार्टीज हैं वो उसको बारीकी से देखती है, उनको भी अपना जवाब देना होता है कि कहाँ पर क्या जवाब दिया जाए। इसमें एनडीए में इजराइल कौन है, हमास कौन है? अरे सर कहाँ लेकर जा रहे हैं बिहार में? चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अगर इसी को देखें, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को ये कैसे ठीक लग सकता है कि अभी भी यहाँ युद्ध चले? आप सोचिए जरा, लोग मतलब नहीं सर, एक युद्ध को और मैं इसमें इंक्लूड कर लूं सर, एक युद्ध तो और है ना जो अब बाकी रह गया है। यहाँ तो कम से कम एक पीस प्लान तैयार हो गया है, लेकिन जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है वहां का तो कोई प्लान ही टेबल पर नहीं आ पा रहा है। नहीं, वो फिर भी दोनों में फर्क है। रशिया यूक्रेन के बीच भी जो युद्ध हो रहा है उसमें अभी भी सीधे नागरिकों को निशाना बनाने से बच रहे हैं। यहां तो आप पूरी की पूरी आबादी खत्म हो रही है। अरे 50-60 हजार लोग मर जाएं, ये तो हम आंकड़ों में सुन रहे हैं ना। यहां सामान्य दुर्घटना होती है जहां 100 लोग मरे होते हैं, उसमें 25-30 लोग बताए जाते हैं सरकारी आंकड़ों में। तो यहां तो ये तो पता ही नहीं है वहां कौन जाएगा, कौन सी एजेंसी है, कौन काम कर रहा है। और दो ऐसे भयावह में जब दो मतलब देश है, आतंकवादी संगठन है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब किलोमीटर वहां लैंडमाइन बिछा देते हैं। मतलब आप वहां की जो खबरें आप पढ़िए तो हमें तो समझ में नहीं आता कि वहां के लोग रह कैसे रहे होंगे, कैसे वो जीवित भी हैं तो जिनको ना तो खाना मिल रहा है ना कुछ पता है। पता चला अस्पताल गए तो वहां हमास ने कब्जा करके अपना ट्रेनिंग सेंटर या आर्म सेंटर बना रखा है। तो इतनी भयावह स्थिति उस इलाके में है। हर हाल में ये युद्ध रुकना चाहिए। कुछ शर्तें कम ज्यादा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, वो तो जब बैठेंगे दुनिया के देश तो तय करेंगे, लेकिन ये दृश्य आना बंद होना चाहिए। ये मैं इसे रशिया यूक्रेन पर लेके गई विजय जी। उसके पीछे कारण ये है कि ट्रंप जो दावा करते हैं कि कौन कौन से युद्ध रुकवाने में उनकी भूमिका है, उसमें ये तो है ही जो अभी नई शर्तें आई हैं उसमें अब जितने बंधक हैं वो भी रिहा किए जाएंगे, दोनों तरफ से रिहा किए जाएंगे, लेकिन एक जंग तो अभी तक वो रोक नहीं पाए हैं ना। नहीं देखिए, दो फर्क क्या है उसमें, हमास और इजराइल में और रूस और यूक्रेन में। वहां दो देशों के बीच युद्ध है। दो देशों के युद्ध अलग तरीके से लड़े जाते हैं, अलग तरीके से खत्म किए जाते हैं, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वो सब काम आता है। लेकिन एक हमास जैसे आतंकवादी संगठन के साथ इजराइल का जो युद्ध है उसको उस तरह से नहीं मान सकते। हमास जो है वो जो पूरे दुनिया भर की यूनिवर्सल जो गेम है जी, उसका पार्ट नहीं है।
तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जिहादियों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। और वहाँ तो यूक्रेन और रूस में तो ये अभी तक आप सुनिए 2 साल में भी मोटे तौर पर कोई आम आदमी पर या जो सिविलियंस हैं उन पर कोई हमला दोनों तरफ से नहीं हुआ है, और यहाँ तो सारा सिविलियंस पर ही हुआ है, चाहे कुछ भी किया गया हो। तो इसलिए उसको, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये रास्ता निकलेगा, बंद नहीं हो रहा। ट्रंप जा रहे हैं वहाँ पर और उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, और अभी 24 घंटे और हैं, उसमें भी बहुत सारी बातें होंगी। ये थोड़ी होगी कि आज खत्म हो गया, ऐसी सब चीजों में कुछ कुछ दबाव चलते रहते हैं, नेगोशिएशन हमेशा चलती रहती हैं। एक और खबर, सर्जियो गौड़ के बाद अब कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत आ रही हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंध को मजबूत करना है। दिल्ली में अनीता आनंद विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि दोनों देश के बीच व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री स्तर की ये यात्रा एक स्पष्ट संकेत है कि दोनों देश बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहते हैं, और कनाडा के साथ भी समीर जी रिश्ते जो भारत के रहे हैं वो बहुत सारे अप डाउन से भरे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी चीजें सामान्य करना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कनाडा के रणनीतिक हितों को साधने के लिए ये यात्रा इंपॉर्टेंट कही जा रही है। निश्चित रूप से कनाडा के साथ भारत के संबंध एक समय बहुत अच्छे थे। बाद में एक दौर ऐसा भी आया कि जब कूटनीतिक संबंध इतने खराब हो गए कि उन्होंने अपने कुछ राजनीति को निकाला, हमने उनके कुछ लोगों को वापस भेज दिया गया था, और संबंध बहुत बुरे दौर में चले गए थे, और लग रहा था कि ये बहुत लंबा चलेगा। लेकिन भारत की विदेश नीति की भी प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने उस समय बहुत धैर्य का परिचय दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। सत्ता परिवर्तन कनाडा में हुआ, और उसके बाद अब भारत का संबंध वापस मधुर हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से वर्ड है सर, यही सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी की जड़ रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से कनाडा में खालिस्तान समर्थक पावरफुल बनकर उभरे थे, वहां की राजनीति में जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थक लोग हस्तक्षेप कर रहे थे, और भारत के अंदर जिस तरीके से कुप्रभाव करने की वो कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, सत्ता में उनका दखलंदाजी थी उस पार्टी की, तो उस चक्कर में वो उनको वहां सहन किया जा रहा था। लेकिन अब जब चुनाव हुए तो वो सब चुनाव हारे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नए संबंधों की शुरुआत है भारत की कनाडा के साथ, और भारत के इतने स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं। कनाडा में एक बहुत बड़ा छात्रों का वर्ग है जो कनाडा में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन और बड़े पढ़ाई के लिए जाता है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत है कनाडा के साथ संबंध होना। अभी देखना है कि ट्रंप साहब कनाडा को क्या अपना अगला राज्य बनाने की कोशिश में कितना आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो अभी वो शांत है, तो कह रहे हैं कि 51 राज्य बन जाएगा हमारा। तो मुझे लगता है कि एक अलग अस्तित्व कनाडा का रहना चाहिए, और भारत के साथ संबंध बेहतर दिशा में शुरू हो गए। और ये यात्रा बताती है कि कनाडा को भी लग रहा है कि भाई भारत के साथ संबंध बनाने में ही उनकी भलाई है। तो मुझे लग रहा है ये अच्छी शुरुआत है। भारत के साथ खैर संबंध कौन देश बुरा करना चाहेगा, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, लेकिन उसकी हरकतें खराब है। खालिस्तान को लेकर क्या भूमिका रहेगी कनाडा की, वो भी इस पर चर्चा होगी। जस्टिन ट्रूडो के बाद बहुत ज्यादा फर्क आया। जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाते ही या जस्टिन ट्रूडो के हटते ही भारत और कनाडा के संबंध बेहतर होने शुरू हो गए थे। जस्टिन ट्रूडो की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा, वो जो है वो वहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स जो थे उनके साथ जो थी जुड़ी हुई थी, और जिसके कारण से ये सारी घटनाएं हुई थी। वरना भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी मधुर संबंध रहे हैं पहले से, और बहुत भारतीय, जैसे अभी समीर जी बता रहे थे, बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर माइग्रेट हुए हैं, और पंजाब की साइड से तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन वहाँ पर है। तो ये बात है कि वहाँ पे इंडियन जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी ने बयान दिया है। पाकिस्तान के कुछ लोग हालात खराब करना चाहते हैं, अफगानिस्तान में हालात कंट्रोल में है, ये कहना है आमिर मुत्तकी का। अफगानिस्तान के रास्ते सभी के लिए खुले हैं। अब आप ये देखें, अभी तक उन्होंने पाकिस्तान पर डायरेक्टली जो बयान दिया था वो हमने आपको सुनाया था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग हमारे देश में हालात खराब करना चाहते हैं। रास्ते सभी के लिए खुले हैं, ये वो तय करें, पाकिस्तान तय करे कि वो करना क्या चाहता है। आप सुने आमिर मुत्तकी ने क्या कहा। अफगानिस्तान की वज़ीयत ढेर खिदा और पाकिस्तान सरा लमुग आड़ी की लोड़ी जवरी लरी यो खबर बायद वाज़ेह को पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है।
पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासत के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान, उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफ़गानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफ़गानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक का सरहदों का और फ़ज़ा का जो हिफाजत है वो उस मुल्क के फौज कर रहा है। लेकिन वाहिद मुल्क अफ़गानिस्तान है कि तारीख़ के कई अरसों से लोग और हुकूमत मिलकर, फौज और आवाम मिलकर अपने सरजमीन से दिफा कर रहा है। और अफ़गानिस्तान का एक और बड़ा खुसूसियत ये है कि आपस में अगर कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन जब बैरूनी मुदाखलत की बात आता है तो सारे अफ़गान लोग, सारे आवाम, सारे उलमा, सारे हुकूमत वाले लोग, ये सब के सब इकट्ठे होकर वो मुकाबला करता है। आपने आमिर मुत्तकी को यह कहा कि सरहदों की रक्षा करने में हम सक्षम हैं, हम सबसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते अफगानिस्तान में शांति रहे। ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा टॉक टू अस, हमसे बात करो, हम जीरो टेंशन चाहते हैं। पाकिस्तान ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं है। सीधा सीधा संदेश जो आमिर मुत्तकी ने दिया वो पाकिस्तान को ही दिया। पाकिस्तान पर वहां के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग चाहते हैं कि वो हालात खराब करें, लेकिन अफगानिस्तान सक्षम है। देखिए मसला क्या है अफगानिस्तान के साथ, एक तो पाकिस्तान को पहले लग रहा था कि उनके साथ उनका बेहतर होगा जी, तालिबान का और आतंकवाद का जो एक रिश्ता रहा, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो बना हुआ है वहाँ पर TTP जी, तो वो जिस तरह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में जो एक्टिविटी कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार के जो लोग हैं उसके खिलाफ में लगातार वहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, उससे पाकिस्तान परेशान है और उसको लग रहा है कि अफगानिस्तान उनको पूरी मदद कर रहा है। तो वो एक बड़ा झगड़ा है, जबकि वहाँ पर वो लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई, अपनी सरकार, अपनी व्यवस्थाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सरकार उस पर कोई काम उस तरह से नहीं कर रही है और वो उनको नज़रअंदाज करके अब वहाँ पर बहुत पीक पर पहुँच गया मामला। इतना आसान नहीं, बहुत लंबे समय से वो लड़ाई चल रही थी और वो तहरीक तालिबान जो है TTP जो है उसको लगातार वहाँ पर वो काम कर रहा है। लगातार अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ा हमला हुआ था, वो लोग मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे। ये एक बड़ी वजह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होने की। पाकिस्तान बलूचिस्तान पर और खैबर पर ध्यान नहीं दे रहा, ये अफगानिस्तान को परेशान करता है। वो कह रहा है कि उन दोनों चीज़ों को ठीक करें। वहाँ पर परेशानी यह है कि शहबाज और आसिम मुनीर को लगता है कि वहाँ जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं। जी जी, तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स जो है, डिप्लोमेसी है, उस दोनों के बीच का कन्फ्रंटेशन अभी वहाँ पर चल रहा है। अफगानिस्तान ने जो अटैक किया, जो कल हुआ, अब विदेश मंत्री तो आमतौर पर इसी तरह से बात करते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है। रिश्ते ठीक किए। इसमें इतना ही नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब अमेरिकी फ़ौजें वहाँ से हट रही थी तो पाकिस्तान ने ड्यूल रोल प्ले किया था।
वो तालिबान के साथ भी था, वो अमेरिका के साथ भी था। उसके बाद वो जो संबंध थे ISI और पाकिस्तान जो फौज थी, वो संबंध उनको लगा कि अब तालिबान हमारे इशारों पर काम करेगा। और जब ये वहां पर गए तो उनको समझ आया कि ऐसा नहीं होने वाला है, जो तालिबान है वो अपने हिसाब से काम करेगा, और वहां से ये जो दिक्कतें हैं वो शुरू हुई। बिल्कुल। एक खबर और इसी से जुड़ी हुई ये है कि अभी तक एक चर्चा चल रही थी कि क्यों महिला पत्रकार इस पूरी खबर को रिपोर्ट करने के लिए वहां पर क्यों नहीं मौजूद थी, लेकिन इस बार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अग्रिम पंक्ति में महिला पत्रकारों को रखा गया था। ये एक अपडेट और इसी खबर से जुड़ी हुई आपके सामने हम रखते हैं। अब बात करेंगे अयोध्या की। 550 वर्षों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हुआ, जब रामलला भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। करोड़ों राम भक्तों ने सनातन की जय जयकार को साकार होते हुए देखा। अब सभी को 25 नवंबर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। ये दिन ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने जा रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर निर्माण औपचारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की फीट ऊंची धर्म ध्वजा मंदिर के गुंबद पर फहराएंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी बड़ी जोरों शोरों से है। कितना तेजी से काम होता है, कितना अच्छा काम होता है। और ये जो इंतजार था, हर्षवर्धन जी आपसे इस हिस्से पर चर्चा की शुरुआत करते हुए, इस क्षण का इंतजार कौन से हिंदू धर्मावलंबी को नहीं होगा? नहीं, निश्चित तौर पर। और अब ये जो नृपेंद्र मिश्र जी को मैंने सुना कि अब ये पूरी तरह से राम मंदिर, एक तरह से कहें कि अब कोई काम नहीं बाकी है। ठीक है, मंदिर है तो उसको बार बार उसमें कायाकल्प होते रहेगा, लेकिन जितनी चीजें राम मंदिर को लेकर एक योजनागत तरीके से जो सोची गई थी वो सब हो गया जी। जितने तरह के धर्म चबूतरे थे, जितनी मूर्तियां थी, जो दरबार था वो सब बन गया। पहला जो तल था उसमें जितने तरह की तैयारियां थी वो सब हो गया। उद्यान जो बनना था वो हो गया। यानी अब आप दिव्य भव्य राम मंदिर का दर्शन करेंगे। पहले जब राम मंदिर गए, जिस वक्त जो चुनाव से ठीक पहले हुआ, और निश्चित तौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो तब तो स्थिति ये थी कि आप जो मंदिर देख रहे हैं तो उसमें दाहिनी तरफ से आप एंट्री करते थे और अंदर गए और घूम के आ गए। और उस वक्त तो पांवों में भी कंकड़ लगते थे क्योंकि पूरा निर्माण वगैरह हो नहीं पाया था। तो बहुत बड़ा हिस्सा था जो बचा था। हालांकि तब भी जो जहां पर रामलला विराजमान है उस तल का काम पूरा हो गया था, जो मूल काम है। अब जाहिर है हिंदुओं के लिए, राम भक्तों के लिए, और बार बार मैं कहता हूं, उस शब्द को मैं उपयोग करता हूं कि अगर आप अपने माँ बाप को या अपने आराध्य को दरिद्र रखते हैं तो आप संपन्न नहीं हो सकते। एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। अखिलेश यादव जी जाएंगे अब दर्शन करने? अब तो मंदिर पूरा हो गया। नहीं, देखिए अखिलेश जी आजकल जिस तरह से तंज करते हैं, उसमें इस सवाल का जवाब मान लीजिए आप उन्हीं से पूछते हैं मीनाक्षी जी, तो क्या जवाब आता मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए। जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो वो तय करें। और देखिए राहुल जी जाए न जाए वो अलग बात आता है। राहुल गांधी के जीवन व्यवहार में कोई बहुत धर्म का हिस्सा है नहीं। अखिलेश यादव के जीवन व्यवहार में नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मतलब वो खुद मंदिर एक बहुत बड़ा बनवा रहे हैं और ये अच्छी बात है भाई। मतलब ये बार बार कहा जाता है ना कि हिंदू होना कोई किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति, कोई किसी एक संस्था, यहां तक कि संघ खुद कहता है कि हिंदू धर्म की कोई हम ठेकेदारी नहीं लेते हैं, हम ठेकेदार थोड़ी हो सकते हैं। और इतना बृहद विशाल उसमें रामलला विराजमान का मंदिर है। कौन नहीं जाना चाह रहा है? जो नहीं जा पा रहा है किन्हीं वजहों से, उसके मन में कितनी पीड़ा है। और जो जा ही नहीं रहा है, मतलब सारी साधन संपन्नता होते हुए, तो मैं वही कहूंगा कि प्रभु ने मति पर कुछ रख दिया। और क्या कहेंगे, इससे अधिक क्या कहेंगे? जाना ही चाहिए। बहुत सुंदर। एडीजी पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी हुई इस पर जबरदस्त संग्राम है। विपक्ष सरकार पर हमले तेज कर रहा है। उधर सीनियर आईपीएस पूरन कुमार के परिवार को मनाने की कोशिशें अब तक नाकाम रही है। पूरन कुमार का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ पीजीआई में रखा हुआ है। सरकार पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, लेकिन परिवार इसके लिए राजी नहीं है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने पूरन कुमार की परिवार की एक और मांग मान ली है। एफआईआर में SC/ST से जुड़ी हुई सख्त धारा जोड़ दी गई है, क्योंकि दिवंगत आईपीएस की धर्मपत्नी अमनीत पी कुमार ने एफआईआर में ऐतराज जताया था। अब सरकार ने एफआईआर में धारा 3(2)V जोड़ दी है। आईपीएस कुमार दलित समाज से आते थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कुमार, रोहतक के तत्कालीन एसएसपी नरेंद्र बजरानिया समेत कई और अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं। जाति को लेकर प्रताड़ना करने का भी आरोप लगाया गया है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास में ही सर्विस रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली थी।
विपक्षी दल बीजेपी को टारगेट कर रहा है। यहां तक अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि पीडीए समाज जागरूक हो गया है, हम सरकार बनाएंगे और पीडीए को इंसाफ दिलाएंगे। मतलब ये कि अखिलेश यादव को इस मामले में भी अपनी सियासत दिखाई दे रही है। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना, ये समाज में हो क्या रहा आखिरकार, और ये आज की सरकार कर क्या रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं, तो संकल्प लेते हैं कि पीडीए समाज को सम्मान दिलाने के लिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें गैर बराबरी से निकालने के लिए हम लोग जन जन में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के समर्थन लेकर के सरकार बना करके पीडीए समाज को और सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। मैं एक और रिएक्शन इस पर आपको सुनाऊंगी जो हरियाणा सरकार की तरफ से आया, लेकिन पहले समीर जी इस पर एक बात बताएं। एक होता है कि कोई जुर्म हुआ, वो जुर्म क्यों हुआ, या सुसाइड हुआ, सुसाइड के पीछे सुसाइड के लिए आपको परेशान करने वाले वो तत्व कौन से, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ पर दलित राजनीति, पीडीए वाला इंसाफ, जिसमें कथावाचकों तक अखिलेश यादव पहुंच गए, ये क्या है? देखिए, जिस अधिकारी ने जो आईपीएस है जिन्होंने सुसाइड किया, तो उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा उस पर तो उन्होंने लिखा है ना कि भाई ये दलित होने के कारण उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है पोस्टिंग को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। और उन्होंने कहा है कि भाई एक सिंडिकेट की तरह एक लोग काम कर रहे थे, एक ग्रुप बना के काम कर रहे थे, एक गैंगस्टर के रूप में काम किया जा रहा था। कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी को बदनाम करने, किसी के खिलाफ साजिश करने की कार्रवाई कर रहे थे। तो उन्होंने जब चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी को तो आधार माना जाएगा। जब आपने सुसाइड करे, जो चिट्ठी लिखता है उसे तो एक प्रमाण के रूप में माना जाता है। और यह बहुत बड़ा मामला मुझे लगता है हरियाणा ने पूरे देश के लिए बनते जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते, उन्होंने तमाम मांगे जो थी, उनकी जो पत्नी जो खुद एक आईएएस है, उनकी मान ली गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ नहीं है, तमाम मांगे जो है कि भाई डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तत्काल सस्पेंड किया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए, जो मांगे अभी वो मांगी नहीं गई। भाई इतना बड़ा मामला है कि इस तरह की सरकार कार्रवाई एकदम से कर नहीं सकती। अब मुझे लगता है लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो असली चरित्र सारी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में होता है, सभी राज्यों में इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का चरित्र होता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी सिंडिकेट बना के काम करती है। कोई तमिल ब्यूरोक्रेसी एक तरफ हावी होती है, कहीं कोई दूसरे कम्युनिस्ट की होती है। इसमें तो दलित का मामला आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी दलितों को लेकर बहुत एक संवेदनशील रही है, और एक बड़े अधिकारी का मामला है लगातार। तो मुझे लग रहा है इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और ये देखना होगा कि हरियाणा सरकार इसे कैसे हैंडल करती है, इस मामले में कैसे दलित व्यक्ति के साथ न्याय होता है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इतना बड़ा मामला होगा तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा। बिहार का चुनाव सामने, उसके बाद अभी बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, यूपीए में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, एक साल के बाद 2027 में। तो अखिलेश यादव तो अभी से पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष के दल इसे राजनीतिक रूप से देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी देखना चाहिए कि इस मामले में जो भी है न्याय मिले उस परिवार मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी जरा पीसीआर डायरेक्टर से कि जरा वो जो जितने नाम वो चला रहे थे वो सारे नाम चला दें, क्योंकि उसमें से एक नाम जो आरोपित का है वो उसमें कुछ मुझे यादव भी दिखाई दे रहा था। जी देखिए, इसमें ना एक दो चीजें हैं। जैसे पूरा ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर हरियाणा सरकार जो है वो जानबूझ के बहुत सारी चीजें कर रही है। उन्होंने एफआईआर जो है उसमें धाराएं जोड़ी हैं। दूसरा जो पोस्टमार्टम की बात आ रही है उसमें जो पत्नी है उनकी अमनीत, उन्होंने कुछ मांगे की थी। उन्होंने ये कहा था कि एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो है उसको रखा जाए मेडिकल बोर्ड में, एक जो है मजिस्ट्रेट को रखा जाए। तो उस कारण से जो पोस्टमार्टम है वो डिले हुआ है। बाकी ये बात तो सही है कि एक दलित ऑफिसर है उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उन्होंने अपनी पूरे जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा है, और इसकी जांच होनी चाहिए। जिन जिन का नाम उन्होंने लिया उस बात में ये शत्रु सिंह जीत कपूर है, अमिताभ ढिल्लो, संदीप खिरवार, संजय कुमार और माटा रवि किरण, कला रामचंद्रन, ये बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। उन्होंने बहुत सारे नामों को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से उनको जो है हैरेस किया गया, ना केवल उनकी पोस्टिंग वगैरह को लेकर बल्कि उनके घर को लेकर, जो उनको अलॉट होना था, गाड़ी को लेकर, बाकी सब चीज़ों में भी जिस तरह से उनसे व्यवहार किया गया, इस सारे प्रताड़ना को उन्होंने सामने रखा।
एक होता है जाति के आधार पर किसी को तंग करना, और एक ये है कि एक सिंडिकेट पूरा इस तरह से काम कर रहा है। तो क्या वो केवल जाति के आधार पर ये सिंडिकेट काम कर रहा है? मेरा थोड़ा सा प्रश्न इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि जितने मैं नाम देख रही हूं उसमें सभी जाति के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पर क्यों ना हो। इस पर एक जरा रिएक्शन सुन लो, फिर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं हर्षवर्धन जी, इसमें मैं राजनीति वाला एंगल से भी इस पे सवाल पूछना चाहती हूँ। जो अभी अखिलेश यादव का बयान हमने सुनाया था और नायब सैनी जो कर रहे हैं, क्या काफी है? देखिए, अभी तक नायब सैनी या जो भाजपा की सरकार है उसने कुछ ऐसा किया हो जो कुछ गड़बड़ करने की, कुछ दबाने की, कुछ छिपाने की कोशिश हो, वो तो नहीं लगता है। जो उनकी पत्नी है, जो स्वयं आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। हाँ, उनका आरोप जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, मुखिया हैं, उनके ऊपर है और बहुत गंभीर आरोप। लेकिन यह सवाल सचमुच समझना है, क्योंकि अभी एक बड़ा विचित्र सा माहौल हो गया है कि देश में कुछ भी होता है तो सबसे पहले जाति खोजी जाती है। क्या आईएएस आईपीएस जो दंपति हैं उनको जाति के तौर पर ही, जाति की वजह से ही प्रताड़ित किया जाता है जी। और मैं, चूंकि उस वक्त मैं उत्तराखंड में था, देहरादून में था, क्राइम रिपोर्टर के तौर पर एक अखबार में था, तो मुझे याद है, अब कंचन चौधरी भट्टाचार्य रही नहीं, उनको उस वक्त के डीजीपी उत्तराखंड ने बिना एसी की गाड़ी, खराब एसी की गाड़ी, और चूंकि मैं रिपोर्टर था तो जाते थे तो हम लोग को बैठ के बताते थे और वो सुनते नहीं थे। उनकी गाड़ी कभी गड़बड़ हो जाए तो वो ठीक होने में गैरेज में रह जाती थी, उनको दूसरे के साथ आना पड़ता था। उनको एडीजी विजिलेंस बना दिया था। मतलब मैं ये सिर्फ एक नाम लेके, चूंकि अभी याद आ गया और सब लोग जानते हैं उड़ान वाली कविता चौधरी, तो इसलिए वो ध्यान में आएगा। लेकिन ये एक सामान्य है कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है, जहां हम सबसे ज्यादा पावर देखते हैं, वहां की पावर टसल बड़ी खराब होती है। वो एक दूसरे को बहुत खतरनाक और गंदे तरीके से प्रताड़ित करते हैं। अभी हमने यूपी में देखा था, जब दो उसके जीएसटी के अधिकारी थे और एक ने दूसरे का वो मुक्का मार दिया या कान काट लिया, कुछ कर लिया था। एक की पत्नी वो डीसीपी थी तो दूसरे ने एफआईआर करवा दी। यानी ये जो पावर कपल्स हैं, इनके बीच के भी जरा वो समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से है। यहां चूंकि उनकी पत्नी वो बहुत लोगों को चिन्हित करके नाम लेके कह रही है, जांच कमेटी ठीक से बने, उसकी जांच ठीक से हो और जो दोषी हो सजा दी जाए। लेकिन अखिलेश जी वहां बैठ के वो इटावा में कोई जो नाम छिपाकर फर्जी आधार कार्ड पर कथा करने गया था, वहां से लेके और यहां तक चले आए, ये बहुत खराब है और समाज के लिए तो अच्छा नहीं। जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम से जुड़ी हुई है खबर, जिन्होंने फिर से कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। चुनाव सिर पर है, लेकिन पी चिदम्बरम कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मनमोहन सरकार ने विदेश दबाव में आकर मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया और अब वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में गलती गिनवा रहे हैं, जिसकी कीमत तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो बयान एक बार मैं जल्दी से सुना देती हूँ, पी चिदम्बरम ने क्या कहा। बहुत सी बातें होती हैं विजय जी, सही हुआ, गलत हुआ, सालों साल तक इस पर चर्चा होती रही, आज भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बात का पी चिदम्बरम का कहना नहीं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात नहीं। एक तो मैं आपको थोड़ा सा एड ऑन कर दूं कि राहुल गांधी जी ने भी 6 महीने पहले करीब इस घटना को गलत बताया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार को। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड कोई बहुत अलग हो आज की तारीख में वो नहीं है। और इंदिरा गांधी के वक्त भी इस पर बहुत चर्चा हुई और लोगों ने माना कि कुछ गलत हुआ, गलती हुई, और उसके बाद ये गलती भी हुई कि इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को चेंज नहीं किया जाए। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो भी फैसला सरकारें करती है, सरकार खुद अकेले तो करती नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने भी फैसला नहीं किया होगा, जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने किया होगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है ना, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जब चर्चा क्यों हुई आज, वहाँ पर एक किताब की चर्चा थी और ये फेस्टिवल था खुशवंत सिंह के मेमोरी में। तो खुशवंत सिंह और ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी देखिए। खुशवंत सिंह वो देश के बड़े संपादकों और ऑथर्स में से हैं जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपना सिविलियन अवार्ड लौटा दिया था जी।
और वो इंदिरा गांधी के सबसे क्लोज जो जर्नलिस्ट माने जाते हैं उनमें से हैं। बल्कि ये कहा जाता था कि खुशवंत सिंह जी उनको बताया करते थे, एडवाइस दिया करते थे, आदेश दिया करते थे कि क्या करना है। और इस पर देश भर में ये राय है कि उस तरह की घटना को उस तरह से डील नहीं किया जाना था जैसे किया गया है। लेकिन चिदम्बरम जी का मसला अलग है। चिदम्बरम जी जब ये बात बोल रहे हैं तो उनकी नाराजगी मौजूदा लीडरशिप के साथ दिखाई दे रही है। जो अभी पहले वाली घटना का आपने जिक्र किया है कि किस तरह से मुंबई वाली 26/11 की बात को, तो वो कांग्रेस की अंदरूनी जो झगड़ा है, लीडरशिप है, वो दिखाई दे रहा है इसमें। पर चिदम्बरम क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑपरेशन किया गया वो गलत था या डिसीजन लिया गया वो गलत था ऑपरेशन करने का? ये समझ नहीं आया मुझे। सर मुझे लगता है कि सवाल डिसीजन पर है। यानी इंदिरा गांधी का डिसीजन गलत था। उन्होंने आगे उसको जोड़ा है। उन्होंने कहना कि आई एम नॉट, बाद में 4 महीने बाद हम ही ने करके दिखाया। नहीं तो ये भी कहना चाहिए। सर देखिए, मुझे लगता है इस खबर के लिए थोड़ी सी और हमें समय की आवश्यकता थी, लेकिन समय का अभाव है। बड़ी माफी के साथ ये, लेकिन खबर चर्चा में जरूर लाई जाएगी और थोड़ी विस्तार से चर्चा कल की कहानी कुर्सी की में भी जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राहुल जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।